गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं 7 नवंबर 2023 के इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के एनालिसिस। एंड द फर्स्ट आर्टिकल जो हमारे पेज नंबर 1 से है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है जीएस पेपर 3 के लिए, क्योंकि ये आता है एनवायरनमेंट के पेपर में, और एनवायरनमेंट में भी जो सब टॉपिक पोल्यूशन है उसके अंदर। इस पर हमें बात करना है मिटिगेशन का, कि क्या एक मिटिगेशन का तरीका यहाँ पे काम कर सकता है, क्योंकि हमें पता ही है कि कैसे जो दिल्ली की कंडीशन है, जो दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो सीवियर की स्थिति तक पहुंच चुका है। 200 से 300 का जो AQI होता है वो होता है पुअर कैटेगरी का, और 300 से 400 का होता है वेरी पुअर कैटेगरी। 401 से 500 तक ये भी पता है AQI जो कि नापा जाता है उसको बोला जाता है सीवियर AQI। और दिल्ली गवर्नमेंट ने इसी को प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि ये कंडीशन दिल्ली में अभी 450 से 500 के बीच में हो चुकी है ऑलरेडी पिछले 5 दिनों से लगातार, तो इसी को ये डर है कि ये दिवाली के बाद और ज़्यादा बढ़ जाएगा, और इसी वजह से दिल्ली ने ओड इवन जो स्कीम है उसको वापस लेके आ गई है दिल्ली गवर्नमेंट। पहले भी इसको 2016 में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था, 7 साल हो चुके हैं, और 7 साल में इसको 4 बार यूज़ कर लिया गया है। 13 नवंबर से 20 नवंबर तक ये स्कीम आपकी चालू रहेगी, मतलब कि नियमित रहेगी। और यहाँ पे 13 यानी कि जो दिन ओड माना जाएगा, जैसे कि जिस भी गाड़ी का नंबर 1 से 3 से 5 से 7 से 9 से ख़त्म होता होगा वो चलेंगे ओड डेज पे, 13 को 15 को। और जो भी गाड़ी का जो नंबर है वो 0 2 4 6 8 से शुरू होता होगा, ख़त्म होता होगा, वो चलेंगी इवन डेज को। तो दिल्ली के अंदर अभी ये पता चला है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा कि लगभग 75 लाख व्हीकल्स यहाँ पे रजिस्टर्ड हैं, और उन 75 लाख व्हीकल्स में से भी 1/3 जो व्हीकल हैं वो कार्स हैं। अगर ये डाटा हम कंपेयर करते हैं मुंबई के साथ, तो ये ऑलमोस्ट मुंबई से दुगनी कारें दिल्ली के अंदर देखने को मिलती हैं। तो आगे ये भी माना जाता है कि इस जो ये कदम है ये 50% जो व्हीकल्स है उनको कम करेगा। 50% व्हीकल्स कम होंगे तो PM 2.5 जो है उसका भी आना, एनवायरनमेंट के अंदर कंसंट्रेट करना, वो भी कम हो जाएगा। और इसी के लिए ये आर्टिकल हमारे लिए इम्पोर्टेंट था। ज़्यादा इसके बारे में क्या इम्पैक्ट है क्या इम्पैक्ट नहीं है वो हम पढ़ेंगे एक्सप्लेन पेज पे, और तभी उसको समझेंगे। नेक्स्ट हम आर्टिकल पे चलते हैं, जो कि है वॉज केप्ट इन डार्क ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू CIC अधीर राइट्स टू प्रेसिडेंट। ये जीएस पेपर 2 के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। कैसे इम्पोर्टेंट हो जाता है? क्योंकि बात करता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने ये हक दिया है कि आप कोई भी एक्ट को बना सकते हो। इसी का फ़ायदा उठाते हुए गवर्नमेंट ने 2005 में लेके आई थी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, ठीक है। और उस राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंतर्गत ये है कि आपको एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की नियुक्ति की जानी चाहिए, करनी होगी। और अब कौन करता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति? वो की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा, लेकिन प्रेसिडेंट तो उनको अपॉइंट करते हैं, ठीक बात है, और उसको और भी लोग अपॉइंट करते हैं। जैसे प्रेसिडेंट को क्या करना होता है, एड एंड एडवाइस होती है कि आप इसके बाद ये काम करेंगे। यहाँ पे आप प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी को देख सकते हैं। यहाँ पे आप जो नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर है जिनका नाम है हीरा लाल समाराया, उनको भी देख सकते हैं। राष्ट्रपति भवन में ये ओथ दिलवाई जा रही है, इन्होंने अपनी ओथ ली है। और इनके अलावा यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ भी प्रस्तुत थे या प्रेजेंट थे। और इसके अलावा जो कमेटी थी, कमेटी के मेंबर्स कौन कौन थे? कमेटी के मेंबर्स जो होते हैं, जो इसका सिलेक्शन को बताते हैं कि किस इंसान का सिलेक्शन होने वाला है, वो हेड की जाती है हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। जो भी उस समय पे प्राइम मिनिस्टर होगा वो कमेटी का हेड होगा। उनके अलावा अपोजिशन का जो लीडर होता है वो भी इस कमेटी के अंतर्गत आता है। लेकिन यहीं से कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है कि अधीर राजन चौधरी जो कि एज अ अपोजिशन के लीडर यहाँ पे आए हुए थे, वो बताते हैं कि कैसे यहाँ पे DOPT यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल ट्रेनिंग, वो इनके पास आके पूछते हैं कि हमें आपका समय चाहिए होगा। लेकिन इन्होंने साफ साफ ये बात बताई थी कि इनको 3 जो नवंबर है उस दिन इनको वेस्ट बंगाल जाना है। ये दिल्ली में 2 नवंबर तक ही है। उसके बावजूद भी जो ये यहाँ पे राइट होता है, जो यहाँ पे एक मीटिंग होती है वो रखी जाती है 3 नवंबर को शाम को 6 बजे। तो ये सब बोलने के बाद भी ये बोलते हैं कि मैं एज ए अपोजिशन का यहाँ पे बिगेस्ट मतलब कि लीडर हूँ, और फिर भी मुझे यहाँ पे जो हक मिलने चाहिए थे वो हक नहीं दिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। और ये तो
कुछ न कुछ इनका प्री प्लान्ड ही था। हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या था, प्रीलिम्स के लिए कौन कौन इम्पोर्टेंट होते, कमेटी बनती है, इसके अलावा कौन आता, अपोजिशन लीडर, प्रेसिडेंट, इसके अलावा होते हैं होम मिनिस्टर या फिर कोई भी यूनियन का मिनिस्टर जो कि अपॉइंट किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। पीएम जिनकी भी नियुक्ति करना चाहे वो यहाँ पे बन सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम चलते हैं एडिटोरियल पेज पे, जहाँ पे फर्स्ट आर्टिकल हमारे लिए है पॉलिटिक्स से और या गवर्नेंस से। हम देख सकते हैं कि क्या इसका फ़ायदा है, क्या किसी चीज़ का नुकसान होता है, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है जीएस पेपर 2 के अंदर। जीएस पेपर 2 के अंदर तो बिल्कुल देखते हैं कि आर्टिकल के अंदर क्या लिखा हुआ है। आर्टिकल बताता है कि कैसे एक्सटेंशन ऑफ फ्री ग्रेन स्कीम, यानी कि फ्री में जो अनाज बांटा जा रहा है उसको प्रधानमंत्री ने 5 साल के लिए आगे बढ़ा दिया है और ये कहीं ना कहीं पॉपुलिज्म का ज़्यादा आपको वो दे रहा है। कुछ समय पहले प्रधानमंत्री ने खुद ही इस बात को बोला था कि जो रेवड़ी का सिस्टम है, यानी कि आप लोगों से वोट खरीद रहे हो रेवड़ियाँ बांट के, वो ठीक नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने ये टिप्पणी की थी दिल्ली गवर्नमेंट के ऊपर, यानी कि आप जो गवर्नमेंट है आम आदमी पार्टी के ऊपर। लेकिन यहाँ पे ऑथर का बोलना है कि वो अब ये खुद ही उसका अंदेशा दोबारा से दे रही हैं। पहले हम देख लेते हैं कि ये जो फूड है वो आता किसके अंदर है। ये जो फूड को फ्री में बांटने की स्कीम है वो सबसे पहले लेके आए थे 2013 के अंदर। जो कांग्रेस की प्रोग्रेसिव अलायंस थी वो चाहते थे कि चलिए हम इसी के सारे जीत जाते हैं, तो तब ये लेके आए थे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो 2013 में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया था, लेकिन अब इसका नाम बदल दिया गया है और 2023 में ही इसका नाम बदल के रखा गया पीएम गरीब कल्याण योजना, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना। तो इसका नाम बदल के रख दिया है PMGKAY 2023 में, सो दैट जो पीएम है वो शायद मतलब ऑथर के अकॉर्डिंग शायद इससे फ़ायदा उठा सके, शायद इससे वो इलेक्शन जीत जाए। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर 1/3 जितने भी 3/4 जितने भी इंडिया की रूरल या फिर पॉपुलेशन होती है, 3/4 रूरल यानी कि गांव की जो पॉपुलेशन है, ग्रामीण जो जनसंख्या है वो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट करती है 3/4 पार्ट। और इसके अलावा जो अर्बन पॉपुलेशन है यानी कि जो शहरी जनसंख्या है वो यहाँ पे बनाती है हाफ 50%। तो इतना होने के बाद टोटल हमारे पास नंबर आता है 2011 की जनगणना के अनुसार 81.5 करोड़। ठीक है, तो 81 करोड़ हमारे पास अभी तक माना जाता है कि 130 करोड़ प्लस हमारी पॉपुलेशन जो है वो अभी बढ़ चुकी है, क्योंकि अभी तक सेंसस हुआ नहीं है जो कि 2021 में हो जाना चाहिए था, पैंडमिक की वजह से नहीं हुआ और उसको टाला जा रहा है। 2 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी यहीं पे ये बात समझ में आती है कि ये कितना ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूट करता है उस जनसंख्या के भाग को। इस स्कीम के अंदर 25 kg आटा जो है वो ग्रेन जो है वो दिए जाते हैं, आटा ग्रेन्स दिए जाते हैं, अनाज दिया जाता है। पहले इसमें 2 या 3 रुपये पर सब्सिडी दी जाती थी कि आप 2 या 3 रुपये में इसको खरीद सकते हैं, लेकिन कोविड के अंदर इसको फ्री कर दिया गया और पर पर्सन ये आपको मिलता था कितना, 25 किलो। लेकिन कोविड में इसको बढ़ा के पर पर्सन 25 kg आपको 2 या 3 रुपये में मिलता था और 25 kg आपको फ्री, यानी कि 50 kg आपको मिलने लगा था। और इसके बाद अब इसको चेंज करके अब फ़र्क बस यही आया कि जो ये 1-2 रुपये लेते थे, ये लोग जो है अब सरकार इन 1 या 2 रुपये को लेना बंद कर देगी और ये पूरा का पूरा फ्री हो जाएगा। लेकिन ऑथर यहाँ पे कहते हैं कि ये यहाँ पे 2 सवाल उठाता है, यहाँ पे कुछ कंसर्न है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के अंदर भी ऐसी मतलब कि कॉम्पिटिटिवनेस देखी जा रही है अलग अलग स्टेट के अंदर। जैसे छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या किया, उन्होंने बताया कि कैसे हम लोग जो MSP सेंटर देता है उससे ज़्यादा महंगी पैडी खरीदेंगे। पैडी क्या होता है, धान। तो धान की जो खेती छत्तीसगढ़ के अंदर ज़्यादा होती है, वहाँ पे कांग्रेस गवर्नमेंट जो है वो 650 रुपये महंगा MSP से ज़्यादा रुपए में पर क्विंटल, ठीक है, पर क्विंटल जो धान है या चावल है उसको खरीदती है। और यही ध्यान में रखते हुए फिर बीजेपी के जो वहाँ पे मेंबर्स है उन्होंने भी इस चीज़ पे ध्यान दिया और उन्होंने बोला कि हम भी इसको ऐसे ही खरीदेंगे। जहाँ जो कांग्रेस है वो खरीद रही है 3200 रुपये क्विंटल किसी भी
जो 20 किलो समथिंग होता है। तो लेकिन 20 क्वांटल अगर कोई मतलब खरीदेंगे, कि वो कह रहे हैं कि कोई भी अगर फार्मर है तो हम आपसे 20 क्विंटल तो ज़रूर ही लेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके पास है नहीं, आप कहीं पे दो। तो फार्मर को इससे फ़ायदा हो रहा है कि वो और ज़्यादा एमएसपी के प्राइस पे बेच सकता है, लेकिन 20 क्विंटल तक वो इस प्राइस पे दे सकता है जिस पे उसे पर क्विंटल 660 रुपये ज़्यादा मिलेंगे। इसी का ध्यान रखते हुए बीजेपी ने भी इस स्कीम में पार्ट लिया और उन्होंने बोला कि ठीक है, हम लोग आपसे 21 क्विंटल खरीदेंगे, ज़रूर खरीदेंगे, और उस पे हम उसको खरीदेंगे 3100 रुपये में पर क्विंटल। तो ये भी यहाँ पे देखने को मिला है। और यहाँ पे सेंटर की स्कीम के अकॉर्डिंग कितना ज़्यादा होना चाहिए, ये सेंटर की स्कीम के अकॉर्डिंग इनको खरीदना चाहिए इसे 2040 से लेके 2060 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से। लेकिन कितना ज़्यादा, 1000 रुपये तक का ये ज़्यादा अभी तक दिख रहा है, गैप बहुत ज़्यादा है 650 से 1000 रुपये तक का। यहीं पे एक ऑथर बोलते हैं कि यहाँ पे 2 सवाल उठ जाते हैं इसी वजह से। पहला तो कि कितना गलत है कि किसी एक स्टेट के अंदर ऐसा देखने को मिल रहा है, क्या यूपी के जो और फार्मर्स हैं या हरियाणा पंजाब के फार्मर्स हैं उनके साथ तो ऐसा नहीं मिलेगा। तो ये बीजेपी गवर्नमेंट कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, इनमें तो अधिकार नहीं दे रही है, लेकिन यहाँ पे दे रही है क्योंकि पर्टिकुलरली वहाँ पे अभी इलेक्शन होने वाला है और इलेक्शन चल रहा है। तो ऑफ कोर्स वो डायरेक्ट सी बात है कि नेक्स्ट ईयर जनरल असेंबली भी होगा पूरे नेशन का, तो उसके रिजल्ट के लिए। सेकंड यहाँ पे है कि अगर गवर्नमेंट इतने महंगे इनको दामों पे खरीद भी लेती है, फिर उनको इतने ही महंगे यानी कि फ्री में वो क्या करेगी, वो बांट देगी, राइट। तो जब वो स्कीम के अंदर मतलब कि अगर यहाँ पे एवरेज लगाया जाए तो यहाँ पे आपको 3100 रुपये के हिसाब से 45 रुपये पर केजी के हिसाब से आपने चावल खरीद लिया। खरीदना कितने के हिसाब से चाहिए था, 30 रुपये केजी। अब क्या होगा, पहली बात तो इससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, दूसरी बात इससे क्या होगा कि आप इसको फ्री में भी बांट रहे हो 0 रुपये में, ठीक है, 0 रुपये बिल्कुल फ्री में दे रहे हो। अब इससे रिजल्ट ये आएगा कि आपका जो फिस्कल डिपॉजिट है या फिस्कल डेफिशिएट है वो हो जाएगा और ज़्यादा। अब फिस्कल डेफिशिएट क्या होता है, फिस्कल डेफिशिएट होता है कि गवर्नमेंट के ऊपर कितना कर्ज है, ठीक है। तो गवर्नमेंट हर किसी न किसी गवर्नमेंट के ऊपर हर पे मतलब कि कर्ज तो होता ही है, लेकिन फिस्कल डिपॉजिट यही होता है कि कितना गैप आ रहा है, कितना पीछे रह रहे हो। डेफिशिएट है तो यानी पीछे हो, सरप्लस है तो यानी आगे हो, कुछ भी नहीं है। तो ये और ज़्यादा हो जाएगा और इसी की चिंता है। कुछ जो रिसर्चर्स यहाँ पे है, कुछ जो एक्सपर्ट यहाँ पे है, वो उनका कहना है कि ये इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं है। अगले 5 साल तक के लिए इस ऐसी चीज़ को बढ़ावा दे देना जो कि मतलब आप बैठा के किसी को खिला रहे हो, कभी आप किसी के खातों में पैसे भेज रहे हो, दैट इज़ ठीक है, जिनको ज़रूरत है उनको मिलना चाहिए। लेकिन क्या इससे ज़्यादा, वही यहाँ पे क्वेश्चन उठ जाता है, क्या उनकी एजुकेशन के ऊपर ये खर्च नहीं होना चाहिए था? क्या ये पैसा उनके स्किल्स के ऊपर खर्च नहीं होना चाहिए था कि उनको स्किल सिखा दी जाए कि वो खुद ही जाके अपना काम कर ले, खुद ही अपने लिए कमा ले? वुमन है, उनके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वगैरह बनाए जाए, तो इन सब चीज़ों के ऊपर भी तो ये पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट किया जा सकता था। नेक्स्ट हम चलते हैं डिलेड डिनाइड। तो इसके ऊपर हमने कल भी चर्चा की थी, कैसे एक स्टडी हुई है 4 लाख जो ये FIRs थी हरियाणा के अंदर, उनकी स्टडी की गई, उसको पब्लिश किया गया है अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस रिव्यू के अंदर, ठीक है। तो ये एक वहीं की जो है प्रोफेसर है, अमेरिका के अंदर वो रहती हैं और यहाँ की जो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर प्रोफेसर है, उसने इसके अंदर ये पूरा का पूरा 4 लाख FIR को स्टडी किया और उनके हिसाब से उनको एनालाइज करके उनका डाटा प्रस्तुत किया, हम सबके सामने रखा। वहीं पे अगर मैं आपको बात करूं कि ये UPSC में कैसे इंपॉर्टेंट है, तो ये आपका GS पेपर 2 के अंदर ही इंपॉर्टेंट हो जाता है सोशल जस्टिस में, ठीक है। आप इस रिपोर्ट के डाटा को कहीं पे भी बता सकते हैं, लिख सकते हैं कि कैसे एक ऐसी स्टडी हुई थी यहाँ पे अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस रिव्यू में और उसका ये डाटा निकल के आया और क्या क्या अब आगे सॉल्यूशन किए जाने चाहिए। तो बिल्कुल अब हम बात करते हैं आगे बढ़ते हुए कि स्टडी के रिजल्ट्स क्या क्या थे। पहली बात तो स्टडी में पता लगा था कि वुमन को जो होती है यानी कि औरतें जो होती है उनको जस्टिस वैसे ही डिलेड हो गया है, यानी बहुत देरी से मिलता है। और ये किसी ने बहुत अच्छे से कहा है कि अगर आपने न्याय को डिले कर दिया, अगर आपने न्याय को पीछे भेज दिया है, तो
आपने न्याय से मना ही कर दिया, यानी कि जस्टिस डिलेड मीन्स जस्टिस डिनाइड, आपने उसको मना ही कर दिया, आप दे ही नहीं रहे हो उस जस्टिस को, न्याय को किसी को। तो ये सब कुछ होता है। वुमेंस जब भी एफआईआर लिखती हैं, सबसे पहली बात तो यही है कि वैसे ही वुमेन बहुत कम एफआईआर्स दर्ज करवाती हैं, लेकिन जब वो हो भी जाता है, क्योंकि जस्ट 9%, 4 लाख जो एफआईआर दर्ज हुई थी उसमें से ऐसी एफआईआर्स थी जो औरतों ने करवाई थी, और वो भी डोमेस्टिक वायलेंस जैसे मुद्दों के ऊपर ज़्यादातर एफआईआर देखने को मिली थी। और ये सब होने के बावजूद भी उनका जो वेटिंग टाइम होता है कि उनकी एफआईआर को लॉन्च होने का वेटिंग टाइम, वो यूजुअली 2 घंटे तक का ज़्यादा माना जाता है। और अगर डेज़ के हिसाब से देखें तो ये कितने में उनका जो जुरिस्डिक्शन जो भी सब कुछ आएगा, तो वो जहाँ नॉर्मली किसी चीज़ को 10 दिन लग रहे हैं प्रोसेस करने में, इनका बहुत ही डिफरेंस मिलता है 20 से 25 दिनों का। तो ये सब यहाँ पे डिले का बता रहे हैं कि कैसे उनको ज़्यादा समय के लिए वेट करवाया जाता है, उनसे ज़्यादा समय के लिए कार्रवाई नहीं होती है। इससे अलग है कि उनका सबसे पहले हल करवा दिया जाता है कि पहले तो एफआईआर रहने ही देते हैं ना, आप यहीं पे जो मुद्दा है उसको रिजॉल्व कर लीजिए। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। यहाँ पे ये भी बताया गया ऑथर के द्वारा कि ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक केस आया था, मध्य प्रदेश एमपी का जो हाई कोर्ट है वहाँ पे, उस केस का नाम था राजन वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश केस, जिसमें बोला था कि 498 जो है, सेक्शन 498 इंडियन पिनल कोड का, वो होता है क्रूअलिटी टू वुमन। ठीक है, यानी कि औरत जो होती है उनके साथ क्रूएलिटी करना, और इसी के अंतर्गत ज़्यादातर एफआईआर लिखवाई जाती हैं। और इसी एफआईआर का इस केस में बोला गया कि कैसे डाटा दिखाता है कि ये जो वुमन होती है झूठे केस कर देती हैं और कहीं ना कहीं जो लीगल टेररिज्म है उसको अनलीश कर रही हैं। ठीक है, लीगल टेररिज्म। और यहीं पे एक और ऐसा केस आता है जिसमें कि स्वपन कुमार दास वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल था, जिसमें भी ये बताया गया कि ये सब कुछ गलत है कि वो एक साथ 5 जो है वो केसेस कर देती हैं, पूरी फैमिली के ऊपर झूठे केसेस देखने को मिले। तो ऑथर यहाँ पे बताते हैं कि ऐसी जो स्टेटमेंट्स हैं वो भी किसी रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट की तरफ से, तो वो और ज़्यादा, वैसे ही पहले बहुत कम, जो 9% से भी कम जो एफआईआर है वो लिखवाई जा रही है डायरेक्ट फीमेल के द्वारा, ऐसी स्टेटमेंट्स के बाद वो उनको और डिस्करेज कर देते हैं और वो सामने नहीं आती हैं, वैसे ही वो डरती रहती हैं। तो ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। सॉल्यूशन इसका यही है कि आप, सॉल्यूशन ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा थाने खोल दोगे, पुलिस स्टेशन खोल दोगे तो उससे कुछ ज़्यादा सॉल्यूशन होने वाला है, इससे सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन है सेंसिटाइजेशन के अंदर, कि आप सभी को हर लेवल के ऊपर, हर छोटे से बड़े लेवल जो है वहाँ पे उनको सेंसिटाइज कीजिए, उनको बताइए कि क्या ठीक है, कैसे यहाँ पे होना चाहिए। हर थाने के अंदर अवेयरनेस होनी चाहिए, हर थाने के अंदर सेंसिटाइजेशन का जो प्रोसेस है वो होना चाहिए। ज़्यादा नज़र रखी जानी चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा कि आप लोगों ने SFI आई थी तो कितने टाइम के अंदर उसको लिया है, कितने टाइम के अंदर आपने उस पर प्रोसेस शुरू कर दिया है। तो ये सभी चीज़ें जो है यहाँ पे ध्यान में रखनी चाहिए। नेक्स्ट हम चलते हैं वर्ल्ड पेज की तरफ, जहाँ पे देख लेते हैं कि युद्ध में अभी क्या चल रहा है। इसराइल कट ऑफ नॉर्थ गाजा फ्रॉम रेस्ट ऑफ टेरिटरी वॉन्स ऑफ सिटी ऑफेंसिव। तो इसराइल ने नॉर्थ जो गाजा है उसको साउथ गाजा से बिल्कुल अलग कर दिया है कि नहीं, आप यहाँ से कोई उधर नहीं जा सकता है। हालांकि उन्होंने वन वे एक डोर को वहाँ पे ओपन छोड़ा है, जैसे नॉर्थ गाजा है ऊपर की तरफ, नीचे साउथ है, यहाँ पे बीच में उन्होंने वन वे दरवाज़ा छोड़ दिया कि सिर्फ एक ही तरफ वहाँ से जाया जा सकता है और वो है नॉर्थ से साउथ की तरफ। और ये क्यों छोड़ा है? क्योंकि बहुत सारे सिविलियन वहाँ पे बचे हुए थे जो साउथ गाजा में नहीं गए थे, तो वो लोग अब सिर्फ यहाँ से जा सकते हैं। तो इस तरीके का कुछ यहाँ पे देखने को मिला है अभी तक कि इजराइल और युद्ध में क्या हो रहा है। उन्होंने पूरा इसको अच्छे से सीज कर लिया है, नॉर्थ गाजा का जो पोर्शन है उसे। डेथ और डिस्ट्रक्शन की बात करें तो पैलेस्टाइन के अंदर 10,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और उसमें से भी 4,500 से ज़्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है। चिल्ड्रन की मौत यहाँ पे देखने को मिलती है और इंजरी वही 20,000 से ऊपर है। नेक्स्ट हम आर्टिकल यहीं से लेते हैं। चाइना ऑस्ट्रेलिया अग्री टू कोऑपरेट, वेलकम चेंज इन आईसी रिलेशन। तो ऐसा पहली बार हुआ है बहुत समय के बाद कि चाइना और जो ऑस्ट्रेलिया है वो कहीं ना कहीं जो डेवलपमेंट के लिए एक जगह पे कहीं भी
राजी हुए हैं। अदरवाइज़ वो लोग 2017 के बाद से तो बिल्कुल ही अलग हो गए थे। ऑस्ट्रेलिया ने सभी ट्रेड के जो रिलेशन थे उन पे बैन लगा दिया था चाइना के। लेकिन 2016 में पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे, अभी भी वो एंटोनी जो एल्बनीज़ है, वो अभी भी 2022 से ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं। तो उनका नाम है क्या? PM एंटोनी एल्बनीज़। तो एल्बनीज़ ये सबसे पहले ऐसे ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर थे जो गए थे चाइना के अंदर 2016 में। ठीक है, 2016 में ये सबसे पहले चाइना के अंदर जाते हैं और अपने जो संबंध है चाइना के साथ उनको ठीक करते हैं। इसी के ऊपर प्रेसिडेंट जी जिनपिंग जो है, जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं, वो बोलते हैं कि वो हम लोग खुश हैं इस बात से कि ऑस्ट्रेलिया और चाइना के रिश्ते जो मजबूत होंगे, और ज़्यादातर यहाँ पे मजबूती जो आएगी वो ट्रेड लेवल पे आएगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का जो चाइना है वो एक अच्छी मार्केट है और चाइना ऑस्ट्रेलिया के लिए एक अच्छी मार्केट है, ऑस्ट्रेलिया चाइना के लिए एक अच्छी मार्केट है। तो यहीं पे ये लोग ट्रेड के हिसाब से अपना काम करने वाले हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं इकोनॉमी पेज की तरफ, और इकोनॉमी पेज के ऊपर है 2-3 आर्टिकल्स। पहला आर्टिकल है नॉट मच इम्पैक्ट फ्रॉम फूड सब्सिडी क्रिएट ए बिगर वरी। तो यहाँ पे वही बात होगी कि फूड सब्सिडी जो दी है प्राइम मिनिस्टर ने, जो ख़त्म होने वाली थी दिसंबर 2023 के अंदर, उसको बढ़ा दिया गया है। कब तक के लिए? 2028 के लिए, यानी 5 साल का उसको एक्सटेंशन दिया गया है। और यहाँ पे माना जा रहा है कि ये इसीलिए किया गया है ताकि इसी के साथ वो इलेक्शन को जीत जाए। ये अपने इलेक्शन की उनकी एक स्ट्रेटजीज़ का एक भाग है। लेकिन जब बात होती है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के बारे में, तो हमें और भी चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए, जैसे कि उसका बजट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, डेफिसिट पे क्या फ़र्क पड़ेगा। हम सब कुछ देख चुके हैं कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंदर इसको लाया गया था, और इसके अलावा ये भी देख चुके हैं कि एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट जो है वो बताता है कि कैसे जो हमारी एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट ED, ठीक है, एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? खर्च करने वाला डिपार्टमेंट जो उसका लेखा जोखा रखता है। तो वो बताता है कि कैसे सेंटर लगभग 42,200 करोड़ रुपए स्पेंड करता है न्यूट्रिशन बेस्ड फर्टिलाइज सब्सिडीज़ के ऊपर। 2023 के अंदर उन्होंने ऐसा किया है, अप्रैल से सितंबर तक, यानी कि 56% इसका जो है वो पूरे 1 साल के अंदर स्पेंड हुआ है। और ऐसी सिचुएशंस जो है, इन सिचुएशंस के साथ में अगर फूड सब्सिडी को भी इंक्लूड कर दिया जाता है, जो कि अगर देखा जाए तो पड़ती है 95,149.44 करोड़ की, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऊपर पड़ जाता है। इकोनॉमिस्ट का ये भी मानता है कि अगर फ्री फूड ग्रेन्स को स्कीम को रिफ्लेक्ट किया जाए तो ये पॉपुलिस्ट पॉलिसी की तरह बिल्कुल दिखाई देती है, और ये मीडियम टर्म रिस्क इसमें ऐड कर देगी। तो मीडियम टर्म रिस्क क्या होते हैं? देखिए, एक तो होता है माइक्रो, बहुत छोटा, तो मीडियम टर्म रिस्क, ये मीडियम सा रिस्क हो जाएगा डेफिसिट के लिए। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल इकोनॉमी क्रैश कर जाएगी, नहीं, वो चलती रहेगी जैसे अभी तक चल रही थी, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा अच्छा बात ये नहीं है। तो इसीलिए ऐसा हो सकता था कि 6 महीने का एक्सटेंशन हो सकता था, या कुछ और समय के लिए इसको बढ़ाया जाता इलेक्शन से पहले, लेकिन डायरेक्टली 5 साल के लिए इसको बढ़ा देना कोई बहुत अच्छा इकोनॉमी के हिसाब से और इकोनॉमिस्ट्स के हिसाब से स्टेप नहीं नज़र आता है। नेक्स्ट हम चलते हैं, फिच हाइक्स इंडियाज़ GDP मीडियम टर्म GDP ग्रोथ एस्टिमेट बाय 70 bps टू 6.2%। तो फिच हाइक एक रेटिंग कंपनी है, और उन्होंने एक रेटिंग के हिसाब से इंडिया की जो GDP है उसकी रेटिंग को बढ़ा दिया है 70 बेसिस पॉइंट से, 70 बेसिस पॉइंट से उसको बढ़ा दिया है, और कितना कर दिया है? 6.2% कर दिया। तो इनका मानना है कि 0.7% पॉइंट भी आप यहाँ पे बोल सकते हो, या 70 bps भी इसको बोला जा सकता है कि ये बढ़ जाएगा। और ये रेटिंग कब की गई थी? अकॉर्डिंग टू फिच जो प्रोजेक्टेड लेवल सप्लाई ग्रोथ होने वाली है ना, वो 2019 से नेगेटिव ग्रोथ हो रही थी पार्टिसिपेशन के अंदर, लेकिन फिर भी वो लोग इस पे काम कर रहे हैं। क्यों वो कर रहे हैं? क्योंकि वो 10 ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनकी रेटिंग कर रहे हैं, जो कि अमर्जिंग इकोनॉमिक्स है, जो कि मार्केट बनने वाली है, और उसका नाम दिया गया है EM10। तो यहाँ पे इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी, जो भी आप यहाँ पे सही लगे वो समझ सकते हैं। ग्लोबल इकोनॉमिक आउटपुट
ने भी एक रिपोर्ट निकाली है, ग्लोबल इकोनॉमिक आउटपुट, और उनका भी मानना है कि इंडिया की जो जीडीपी है वो 2021 के बाद से लेके 3% तक आगे बढ़ने की संभावना दिखाई देती है, ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक। तो इससे ज़्यादा कुछ और हमारे पास जानने को है नहीं यहाँ पे। नेक्स्ट हम चलते हैं वायरल रश्मिका मंडाना वीडियो स्पॉटलाइट बिग टेक डीप जो फेक है उसकी प्रॉब्लम्स। तो एक ऐसी देखिए 2-3 यहाँ पे इंसिडेंट के बारे में सबसे पहले आर्टिकल शुरू होता है। जैसे कि फुटबॉल जो फैंस हैं वो लोग एक यहाँ पे क्या किए हुए हैं, फ्लैग लेके खड़े हैं, पैलेस्टाइन का फ्लैग, ठीक है, झंडा, कि उनको मतलब। दूसरा यहाँ पे एक इंसिडेंट होता है कि रश्मिका मंडाना या जो एक्ट्रेस है, इंडियन एक्ट्रेस, वो एक लिफ्ट में जाती हैं और वो अनरिवीलिंग जो क्लोथ्स है उनके अंदर उनका वीडियो वायरल होता है। थर्ड यहाँ पे एक फैक्ट आता है जिसमें यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं, यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर वोलोदिमीर जेलेंस्की, तो जेलेंस्की जो है वो यहाँ पे क्या करते हैं, कह रहे हैं कि हम अपने वॉर में सोल्जर्स को ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि वापस से हट जाओ, हम युद्ध आगे नहीं लड़ने वाले हैं। तो ये सब जो 3 इंसिडेंट आप सुन रहे हैं इनमें एक ही चीज़ कॉमन है कि ये इंसिडेंट कभी हुए ही नहीं है, यानी ये सब झूठ है। ये सब कैसे क्रिएट किया गया है, एआई के द्वारा, डीप फेक के द्वारा इसको क्रिएट किया गया है। ऐसी वीडियो यहाँ पे एक और जनरेट की गई है। तो एआई के द्वारा इन वीडियोस को जनरेट किया जाता है और इसी की वजह से मतलब ऐसा स्प्रेड कर दिया जाता है, आपके डीप फेक की वजह से किसी और के चेहरे के ऊपर आपका चेहरा लगा दिया जाता है और फिर उस चेहरे से मूवमेंट वगैरह जो होती हैं वो बिल्कुल रियल लगती हैं। और ऐसी बहुत सारी कंट्रोवर्सी समय के साथ दिखाई दे रही हैं। इसीलिए यहाँ पे ये बहुत बड़ा थ्रेट है, खतरा है एक तरीके से। अभी जो सोशल मीडिया का एक नए तरीके का ये वरदान भी निकल के आ रहा है, खतरा भी निकल के आ रहा है। तो क्योर्स एंड कर्स दोनों ही यहाँ पे मिल रहा है, बूम एंड कर्स। तो इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि कैसे अब एक रेगुलेशन भी हुआ था, हम उसको भी ज़रा याद कर लेते हैं। एक समिट हुआ था लंदन के अंदर जिसको बोला गया है ब्लेचले पार्क समिट, और उस पार्क समिट के अंदर इंडिया के साथ साथ और भी जो 28 मेजर कंट्रीज़ हैं उन लोगों ने यहाँ पे जाके उस समिट को साइन किया है। और साइन करने के बाद बोला है कि कैसे अब जो न्यू टेक कंपनीज आएंगी उनको अपना प्रोडक्ट का सबसे पहले शो करना पड़ेगा फेडरल गवर्नमेंट्स को, ठीक है, यानी कि जो सेंटर की जो गवर्नमेंट्स होती हैं उनको शो करना पड़ेगा। और जब वो गवर्नमेंट चाहेंगी कि ठीक है पब्लिक एट लार्ज के लिए खतरनाक नहीं है तो वो उसको ठीक है मतलब कि प्रस्तुति देंगे। तो ये क्यों कब किया गया, ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए। अगेन यहाँ पे एक्सप्लेन्ड में भी इसका एक पार्ट दिया गया है जिसमें बताते हैं कि आप पहचान कैसे सकते हो अगर ऐसी कुछ कंट्रोवर्सी होती है, अगर कोई डीप फेक वीडियो है तो आप उसको पहचाने कैसे। तो उसके 2-4 पॉइंट्स है। सबसे पहला पॉइंट है कि यहाँ पे अननेचुरल आई मूवमेंट होती है, यूईए, ठीक है। क्या होता है यूईए कि अननेचुरल, आप अगर ध्यान से देखेंगे ना तो उनका आई मूवमेंट और गेजिंग का जो पैटर्न है वो इतना ज़्यादा स्मूथ नहीं होता है, वो थोड़ा अननेचुरल लगता है। इसी वजह से उसको स्मूथ रखना चाहिए या उसको ध्यान देना चाहिए कि जो पर्सन स्पीच कर रहा है, बोल रहा है, उसके साथ उसकी आई मूवमेंट मैच कर रही है या नहीं कर रही है। तो यहाँ से हम एक तरीके से पता लगा सकते हैं कि जो पर्सन है वो डीप फेक है या नॉर्मल वीडियो है। सेकंड यहाँ पे है मिस मैचेज इन कलर्स, मिस मैचेज इन कलर्स। तो कलर्स जो होते हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको मिसमैच दिखाई दे जाएगा क्योंकि वो इतने ज़्यादा एआई के साथ भी, एडिटिंग के साथ भी वो नहीं कर पाते हैं बिल्कुल सेम टू सेम, तो थोड़ा उस चीज़ का ध्यान रखा जा सकता है। थर्ड यहाँ पे होता है ऑडियो की क्वालिटी, क्योंकि जो ऑडियो होती है वो आपको कहीं और से उठानी पड़ती है या एआई जनरेटेड ऑडियो होती है तो वो ऑडियो की क्वालिटी सेम नहीं लगती है। और फोर्थ यहाँ पे होता है कि स्ट्रेंज बॉडी पोस्चर, कि बॉडी के जो पोस्चर्स हैं वो सेम दिखाई नहीं देते हैं। और इसीलिए यहाँ पे ये भी एक क्वेश्चन की तरह होता है कि थोड़ा सा ध्यान दीजिए वो ठीक से खड़े हो पा रहे हैं, मूवमेंट कैसी कर रहे हैं, वो सब ठीक है या नहीं है। फिफ्थ आप देख सकते हैं आर्टिफिशियल फेशियल मूवमेंट। इसमें क्या है कि देखिए ये ज़्यादातर जो फेशियल मूवमेंट होती है ना वो स्पीच के साथ, आवाज़ के साथ जा रही है, नहीं जा रही है। और जेन्युइनली ये एआई अभी तक इतना भी एडवांस नहीं हुआ है कि वो जो जेन्युइन हमारे फेशियल फीचर्स होते हैं उनको एग्जैक्टली फेस के एक्सप्रेशन को कॉपी कर सके, ठीक है, रेप्लिकेट कर सके बिल्कुल एग्जैक्टली। तो उस पर मतलब माइनर थोड़ा सा ज़्यादा डीप ध्यान देने से ये सब डिफरेंस पता लगेंगे। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कोई वीडियो सच्ची है या झूठ है तो आप उसमें क्या कर सकते हो, आप उसमें एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके आप उसको गूगल का जो रिवर्स इमेज सर्च होता है, यानी गूगल के जो आइकन के ऊपर इमेज से सर्च करने वाला ऑप्शन है वहाँ पे डाल दीजिए और गूगल उसमें से जो भी उससे रिलेटेड है वहाँ पे ले आएगा। अगर वो किसी और वीडियो या किसी और जगह से उठाया होगा तो शायद वहाँ से भी आपको पता चल सकता है। नेक्स्ट हम चलते हैं डज ऑड इवन वर्क। तो जो ऑड इवन के बारे में हमने पेज 1 से लेके अभी तक बात की है, तो वो यहाँ पे पूछ रहे हैं क्या वो काम भी करता है या सिर्फ ऐसे ही बस उसको बना देते हैं। हम पहले ही बात कर चुके हैं कि जो CPCB है, यानी कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उसने पहले ही बताया कि ये क्या वो आई कितना ज़्यादा सीवियर कंडीशंस में जा रहा है और इसी के अंतर्गत इसी ने ही कैटेगरीज़ को बताया हुआ है जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। जैसे 500 प्लस क्या होगा, 400 से 500 होगा सीवियर और 500 प्लस को भी यहाँ पे बोला जाएगा सीवियर प्लस। तो कितने में होगा वो, जब वो एक या वो 500 प्लस चला जाएगा। तो यहाँ पे ये बताते हैं कि ऑड इवन जो सिस्टम है, स्कीम है, वो ये मैं समझा चुकी हूँ। तो वो आई कब थी, 2016 के अंदर सबसे पहले आई थी। और दिल्ली का एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, ये सब लोग जानते ही हैं। दिल्ली को एक तरीके से सेलो एटमॉस्फेयर बोल भी कहा जाता है। कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा हवाएं नहीं है, आ नहीं पाती हैं कि वो उसको लेके जा सके जो पोल्यूटेंट नीचे आया हुआ है। इसके अलावा बहुत सारे रीजंस है, व्हीकुलर जो होता है वो यहाँ पे पॉल्यूशन यहाँ पे हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पे स्टबल बर्निंग जो कि ऑलमोस्ट 40% से भी ज़्यादा रोल यहाँ पे निभाती है। पिछले साल ये फार्म फायर जो थी वो 40% से ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे भाग निभा रही थी। हालांकि कुछ रिसर्च करने के बाद ये भी समझ में आया है कि अगर ये जो PM हटता है, PM 2.5, तो कहीं कहीं पे ये 2% से लेके 6% तक जब ऑड इवन को इम्प्लीमेंट किया गया है तब ये देखने को मिला है। और हालांकि कि ये कहीं कहीं पे ये हो भी सकता है और कहीं कहीं पे ये नहीं भी हो सकता है, ये भी रिपोर्ट्स के अंदर आया है। और क्यों इतना ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलता है, इसका कारण है क्योंकि बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं। जैसे कि ऑड इवन के अंदर पहला एक्सेप्शन क्या है कि जो वुमन होंगी उनकी कोई भी नंबर की गाड़ी चल सकती है। तो क्यों चल सकती है, क्योंकि सेफ्टी के रीजन को ध्यान में देते हुए कि नहीं उनको तो ठीक है इसको रखना ही पड़ेगा, तो सेफ्टी की वजह से उनकी गाड़ियों को चला सकती है। इसके अलावा जो और टैक्सी होती हैं उनको भी नहीं रोका जाता है, CNG वगैरह की टैक्सीज वगैरह को, और जो कुछ 2 व्हीलर्स होते हैं वो भी चल सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये एक्सेप्शंस, और इसी वजह से ये 50% का जो टारगेट लेके चला जाता है उस 50% के टारगेट को पूरा नहीं कर पाती है। नेक्स्ट हम चलते हैं ऑड इवन हेल्थ इम्पैक्ट की। हेल्थ का इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट है किसी भी इंसान के ऊपर, या कहीं में सही में ये काम करता भी या नहीं करता है। तो वही बात है, देखिए सिंपल सी बात है, अगर वो PM को, पोल्यूटेंट मैटर को कहीं पे डाउन लेके आ रहा है 2.5 को, तो नॉर्मल बात है कि इंसान के लिए ठीक हो गया। अब भी हमें ये भी पता चलता है कि जो व्हीकल्स होते हैं ना वो सिर्फ PM ये पोल्यूटेंट मैटर ही नहीं निकालते, वो साथ में नाइट्रोजन ऑक्साइड को भी निकालते हैं। और नाइट्रोजन ऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो ऊपर जाएगी, उसके बाद वो फिर से नीचे आएगी। मतलब ये इनका खुद का गैसेस का साइकिल होता है, वो फिर से हमारी बॉडी में चली जाती है, फिर नीचे चली जाती है, फिर नीचे जाने के बाद नाइट्रोजन को मतलब इस फॉर्म में है ना वो कि उसको डायरेक्टली हमारी बॉडी या कोई भी इंसान एक तरीके से कंज्यूम या फ़ायदा में नहीं ले सकता। उसके लिए पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन करना पड़ता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय नाइट्रेट। तो नाइट्रेट होने के बाद वो ठीक है कॉन्स्टिट्यूट करती आती है, लेकिन जब वो पोल्यूटेंट मैटर की तरह आती है, कोई भी गैस पोल्यूटेंट कब बनती है, कोई भी गैस चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, हम जिसके बारे में बात करते हैं, आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड के बिना जीवन संभव ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसके बोलते रहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को कम करो कम करो कम करो। क्यों कम करो, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड मोस्टली 3% ऑफ एटमॉस्फेयर में है और हमें इसको कम करना पड़ेगा इस वजह से, क्योंकि जब बढ़ जाएगी तो ये क्या करेगी, ऑक्सीजन की जगह लेगी, ठीक है। और इसके बाद ये बन जाएगी एक पोल्यूटेंट जो कि बनी हुई है, खुद बन जाएगी क्या। इसी तरह नाइट्रोजन या कोई भी, इवन ऑक्सीजन कैन ऑल्सो बिकम ए पोल्यूटेंट। एक समय के बाद अगर ये हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो
ये खुद में एक पोल्यूटेंट बन जाएगी। इसीलिए जो बैलेंस है, जिस बैलेंस में हम लोग जिंदा है, वो बैलेंस को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है और वो इन्हीं साइकिल्स के द्वारा होता है। लेकिन जब हम इनसे ज़्यादा छोड़ देते हैं कि यूटिलाइज उतना हो नहीं रहा है लेकिन गैस उससे ज़्यादा है, तो वो एक पोल्यूटेंट बन जाता है। और इसी तरीके से ये जो पोल्यूटेंट है ये ह्यूमन हेल्थ के अंदर जाके फिर कैसा काम करते हैं, ये कैंसर का निर्माण करते हैं, ये हार्ट के जो स्ट्रोक है या हार्ट अटैक है उसको बनाते हैं, उसके कारण बन जाते हैं। पोल्यूशन सबसे बड़ा कारण इन्हीं चीज़ों का। आप देखेंगे कि कैसे एम्स की स्टडी ये बताती है कि जो इमरजेंसी में वार्ड के अंदर विजिट हुआ है लोगों का, वो PM 2.5 से ज़्यादा 50% ज़्यादा पर्सन ऐसे आए हैं जिनको नाइट्रोजन जो लेवल है वो बढ़ा हुआ था। तो नाइट्रोजन की वजह से इमरजेंसी में जस्ट एक हफ्ते का डाटा है ये, ठीक है, उनको ज़्यादा आना पड़ा, जस्ट एक हफ्ते के अंदर ऐसा हुआ है। तो अब क्या कर सकते हैं, ठीक है, इससे भी इतना ज़्यादा रिडक्शन दिखाई नहीं देता है, कुछ कुछ फ़र्क पड़ता है, कुछ कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इससे ज़्यादा यही हो सकता है कि आगे अभी जो मेजर्स हैं वो दिवाली के लिए ज़्यादा ध्यान रखने चाहिए। अभी आप सिर्फ व्हीकल्स पे काम कर रहे हो लेकिन क्रैकर्स जो हैं इतने ज़्यादा उन पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। मतलब क्रैकर्स यहाँ पे रोज़ कोई ना कोई बजाते रहते, तो वो भी तो एक पोल्यूटेंट का मटेरियल है ना, वो भी तो पोल्यूटेंट का निर्माण करता है। तो उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दो। उसके अलावा फिर जो भारत स्टेज व्हीकल 4 होते हैं उस पर ध्यान दीजिए कि उसके जो रूल्स हैं, ठीक है, ये भारत स्टेज रूल्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन के लिए व्हीकल्स के लिए, उस पर इसको ज़्यादा स्ट्रिंजेंट करो, उसको ज़्यादा मजबूती के साथ आप लोग अप्लाई करिए तब जाके। और सिर्फ दिल्ली के अंदर ही क्यों करना है, इसको रीजनल बेसिस पे करो, पूरे के पूरे इंडिया में लेके आओ, जहाँ जहाँ पे ज़रूरत है। तो रीजनल बेसिस पे करने पे तब जाके कोई रिज़ल्ट है वो पॉजिटिव दिखाई देगा ह्यूमन के लिए, एनिमल्स के लिए या पूरे के पूरे एनवायरनमेंट के लिए। चलिए नेक्स्ट और आज के लास्ट जो हमारा आर्टिकल है उसकी तरफ बढ़ते हुए देखते हैं। ए नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी फॉर इंडिया, व्हाट इट शुड बी गाइडेड बाय। ओके, तो सवाल क्या है, हमें पता है पहले तो ये इंपॉर्टेंट कैसे है, GS पेपर 3 के अंदर इंपॉर्टेंट हो जाता है। किस में इंपॉर्टेंट होता है, इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर। तो पहली बार इंडिया क्योंकि अपनी नेशनल सिक्योरिटी का जो गाइड है या एक नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी है वो लेके आ रहा है, लिखा गया है ये वाइस एडमरी लाल विश्वजीत दास गुप्ता के द्वारा रिटायर्ड हो चुके हैं। और ये बताते हैं कि कैसे इंडिया फर्स्ट टाइम स्ट्रेटजी को लाने वाला है। लेकिन कोई भी स्ट्रेटजी जो होती है वो किसी चीज़ के ऊपर निर्धारित होती है, उसको बनाया जाता है कुछ गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए। और इंडिया के पास वो गाइडलाइंस तो नहीं है, तो इंडिया के पास वो गाइडलाइन एक्चुअली में उनको डोमिनेट करके नहीं बनाया गया है, लेकिन इंडिया के पास वर्ल्ड का सबसे बड़ा लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो अभी जो नेशनल सिक्योरिटी है वो करनी चाहिए संविधान के सभी बातों को ध्यान में रखते हुए। और ये स्ट्रेटजी सिर्फ मिलिट्री के लिए नहीं होगी, ये स्ट्रेटजी बनाई जानी चाहिए फूड सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि सिक्योरिटी तो हर चीज़ के लिए ज़रूरी है ना। तो आप फूड सिक्योरिटी के लिए बनाओ, रीजनल सिक्योरिटी के लिए बनाओ, लोकल स्ट्रेटजी या सिक्योरिटी के लिए बनाओ, और इसके अलावा हेल्थ के लिए बनाओ। तो ये सारे की सारी जो स्ट्रेटजीज़ हैं, क्लाइमेट हो गया या फिर वाटर हो गया, ये सब इसके अंदर इंक्लूडेड हो जानी चाहिए, ऐसा उधर का मानना है। और इसके अलावा यही है कि प्रिंसिपल जो है वो संविधान के लिए जाने चाहिए, वही उसको एक्शन दे, वही उसको कंसेप्चुअलाइज करे कि क्या होना चाहिए। फिर ये कहते हैं कि ऐसी कौन कौन सी डॉक्ट्रिन एंड स्ट्रेटजी होनी चाहिए जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी बनाते टाइम अपने दिमाग में रखनी चाहिए, उसका ध्यान रखना चाहिए। तो वो है कि कोई भी डॉक्ट्रिन जो होती है वो जब होती है जब उसको गाइड करने वाला एसोसिएटेड कोई लोअर डॉक्ट्रिन हो, यानी कि ठीक है सबसे ऊपर क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन होगा, उसके ऊपर क्या होगा, उसके नीचे क्या होगा, उसके नीचे NSS यहाँ पे आ जाएगा, नेशनल सिक्योरिटी। वो किसको गाइड कर रहा है, मिलिट्री को गाइड कर रहा है। मिलिट्री किसको गाइड कर रही है, अपने सोल्जर्स के लिए कुछ उन्होंने बनाया हुआ है। तो ये इसी तरीके से होना चाहिए कि आपके ऊपर कोई है, फिर आपके नीचे कोई है, फिर कोई है, फिर कोई है, मतलब ऐसे ग्रेजुअल लेवल पे होना चाहिए, ग्रेड के अकॉर्डिंग बनाया जाना चाहिए। अब ये कहते हैं कि कितनी जल्दी इसको एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि कितनी जल्दी ये आ जाएगा। तो कहते हैं कि अभी तक ज़्यादा प्रोग्रेस देखने को नहीं मिली है, और ये जल्दी में करने वाली कोई एक्सरसाइज है भी नहीं कि जल्दबाजी में आप कुछ भी कर दीजिए। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट भाग जो है इंडिया बनाने वाला है, पहली बार ऐसा कुछ लिखने वाला है। इससे पहले स्ट्रेटजी होती थी लेकिन अनरिटन होती थी, इंडिविजुअल पे फ़र्क पड़ता था कि क्या
वो रखेंगे क्या नहीं करेंगे। तो इसीलिए इसकी प्रोग्रेस जो है वो ध्यान रखनी पड़ेगी, बार बार इसको रिफ़ाइन करना पड़ेगा, कोई चीज़ जो आ गई है उसको दोबारा बार बार डिस्कशन करने पड़ेंगे और तब जाके ये आएगी। क्योंकि फिर से ये बता रहे हैं कि कोई भी डॉक्ट्रिन या कोई भी जो स्ट्रेटजी होती है वो किसी कास्ट या स्टोन के अंदर नहीं बनाई जाती है, ठीक है। तो इसीलिए उस पर ये कह रहे हैं कि इसको बहुत स्लोली आराम से बनाना चाहिए, ऐसे जल्दबाजी इसके ऊपर बनाने में नहीं करनी चाहिए कि बोल दिया है तो ठीक है। फिर भी ये बोलते हैं कि अगर फिर भी इनके अकॉर्डिंग पूछा जाए तो 2 साल का जो टाइम फ्रेम है 2 ईयर्स का, वो इनको ठीक लगता है कि इतने टाइम के अंदर अंदर इसको बना देना चाहिए। और यहीं पे हम आज का न्यूज़पेपर करते हैं ख़त्म। सो थैंक यू अभी तक जो भी यहाँ पे है, एंड हैव अ वेरी ग्रेट डे।